एक बार की बात है, वेंकटगिरी गांव में कुरमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो देखने में कुरूप था। इसीलिए हर कोई उसे कुरूपी कुरमैया कहता था। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, कुरमैया एक भिखारी बन गया था। उसका रूप और पोशाक एक भिखारी के रूप के एकदम अनुकूल थी। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। उसकी पुकार सुनकर सभी लोग कुछ न कुछ दे देते थे। फिर उसे भला बुरा कहते और चले जाते, पर उसे भोजन मिल जाता था। लेकिन रोज कुरमैया गांव के छोर के पास एक महुगनी के पेड़ के पास बैठ जाता था और अपनी कुरूपता को लेकर बड़ा दुखी होता था। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं दूसरों की तरह अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ? हर कोई मुझसे नफरत करता है। वो ये सब सोचकर दुखी होता था। जैसे जैसे उसके खुद के लिए तिरस्कार की भावना बढ़ने लगी, उसे भगवान पर गुस्सा आने लगा। हर किसी से नफरत करने की बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। उसने इस तरह सोचा और गांव के छोर पर एक ऊंचे पहाड़ से कूदने का फैसला किया और वहां जाने के लिए बढ़ गया। जब वो पहाड़ की तरफ जा रहा था, एक भिखारन पेंतम्मा ने उसे रोका। कुरमैया, तुम कहाँ जा रहे हो? उदास क्यों दिख रहे हो? मरने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगी मेरे साथ? मुझे मरने की जरूरत नहीं है, ना मुझ में हिम्मत है। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। लेकिन अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो पैसे मुझे दे जाओ। ऐसी बुरी मानसिकता, इस तरह के लोगों के बीच रहने के बजाय मरना ही बेहतर है। वो पहाड़ पर पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। जब वो कूदने ही वाला होता है तो उस तरफ से गुजर रहे एक साधु उसे रोक लेते हैं। बेटा, तुमने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, तुम्हें नहीं पता? साधु महाराज, आप देख रहे हैं कि मैं कितना कुरूप हूँ। बचपन से हर कोई मुझसे नफरत करता है और कोसता रहता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यही कारण है कि मैं मरना चाहता हूँ। बेटा, भगवान की रचना में कुछ भी बुरा नहीं है और उसकी रचना में हर एक बात उपयोगी है। सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है। तुम्हें उसके लिए मरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साधु महाराज, मैं इस तरह नहीं जी सकता, मुझे मरने दीजिए। क्या तुम सच में सुंदर रूप चाहते हो? तो लो, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुमको सुंदर बना देता हूँ। साधु ने कुरमैया को रूपवान बना दिया। देखो कुरमैया, अब तुम एक सुंदर रूप में हो। किसी भी कारण से यदि तुम्हें अपना पहला वाला रूप चाहिए हो तो बस एक हफ्ते के भीतर इस पर्वत के पास पानी की नहर में जाकर डुबकी मार लेना। ध्यान रहे, एक हफ्ते के बाद तुम अपना मूल रूप प्राप्त नहीं कर सकोगे। सुंदर रूप मिलने से कुरमैया को बहुत खुशी हुई और वो तुरंत अपने गांव लौट गया। उसे वहां किसी ने भी नहीं पहचाना, बल्कि सब उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। पहले जो लोग उसे भीख दिया करते थे, उन्होंने भी नहीं। जब पहले की तरह कुरमैया भीख मांगने निकला तो एक बैल की तरह हुष्ट पुष्ट हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, भीख मांगने में तुमको शर्म नहीं आती क्या? सभी ने उसे ऐसे ही डांटा। उसके बाद उसने किसी काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने उसे कोई काम भी नहीं दिया। तुम इस गांव में नए हो, हम तुम पर एकदम से कैसे भरोसा करें? ये कहकर हर किसी ने उसे भगा दिया।
क्योंकि उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी और वो भीख मांग सके ऐसा नहीं रहा था। खुरमैया को अगले 2-3 दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और वो भूख से तड़प उठा। उसे अपनी कुरूपता याद हो आई। तब उसने महसूस किया कि भगवान ने उसे वो रूप दिया था ताकि उसे भोजन प्राप्त हो सके। वो तुरंत पानी की नहर के पास गया, उसमें डुबकी मारी और अपना पहले वाला रूप प्राप्त कर लिया। उस दिन से वो भीख मांगकर गुजारा कर रहा है और उसके बाद कभी भी अपने रूप को लेकर दुखी नहीं हुआ और आराम से रहने लगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। एक गांव में एक सास और बहू साथ रहती थी, जिन्हें लक्ष्मी और गायत्री कहा जाता था। दोनों को एक दूसरे का साथ बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन गायत्री अपनी बहुत ही मनपसंद मछली पकाती है। लक्ष्मी ने जो देखा तो देवी जी अपनी पसंदीदा मछली करी पका रही हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे मजे ले पाती है इसे खाकर। इस बीच जैसे ही फोन बजता है, गायत्री हॉल में जाती है। ये देखकर लक्ष्मी झट से रसोई में जाती है और उस करी में और नमक मिला देती है और चुपचाप बाहर निकल जाती है। कॉल पर बात करने के बाद गायत्री रसोई में जाती है। करी तैयार है, अब बैठकर खाती हूँ मजे से। वो अपनी थाली में चावल और करी डालती है और खाने के लिए बैठती है। एक और मुंह में डालते ही थूक देती है। ये क्या? करी में नमक ज्यादा कैसे हो गया? मैंने तो हिसाब से डाला था। जब मैं फोन पर बात करने के लिए गई थी तो जरूर मेरी सास ने आकर ये गड़बड़ की है। इन्हीं का दिमाग हमेशा मुझे परेशान करने की साजिश रचता रहता है। मेरा भी टाइम आएगा, बताऊंगी तब। हाँ नहीं तो। लक्ष्मी रोज नीम के पानी से नहाया करती थी। एक दिन वो नहाने के लिए पानी तैयार करती है और तौलिया लेने के लिए अपने कमरे में अंदर जाती है। मौका पाकर गायत्री उस नीम के पानी में एक खुजली का द्रव्य मिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। सास नहाते समय चिल्लाने लगती है। गायत्री उन चीखों को सुनकर हंस पड़ी। बाथरूम में लक्ष्मी, आय हाय मेरा बदन जल रहा है, हाय मेरा चेहरा, हाय लाल हो गया है। ए गायत्री, कहाँ मर गई? इधर आना जल्दी। लक्ष्मी हाय तौबा मचाकर अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर देती है। गायत्री ऐसे आती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या हुआ प्यारी सासू माँ? वो इस बात से एकदम अनजान बनकर पूछती है। मुझे पता है कि ये तेरी कारस्तानी है, वो चिल्लाती है। गायत्री कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। क्या आपने सोचा है कि मैं ये कहूंगी? हाँ ये सच है कि मैंने ही खुजली और जलन का द्रव्य मिलाया है। अब मुझे सच बताइए, क्या आपने फिश करी में अलग से नमक नहीं डाल दिया था? ये कौन सा टाइम है इस पर बात करने का? मेरे पास जलन और दर्द दूर करने की दवा है। अगर आप सच कहती हैं तो ये दवा मैं दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं दूंगी। आपकी मर्जी। मैं बता रही हूँ। हाय मेरी हालत कितनी खराब है। मैंने करी में नमक मिलाया था, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आए मुझे माफ कर दे बहू, दे दे अब तो दवा। गायत्री सास को दवा दे देती है। इसकी 2 बूंदे पानी में मिलाकर नहा लीजिए, आपके शरीर की जलन कम हो जाएगी। बाथरूम में लक्ष्मी थोड़ी देर बाद कहती है, अरे राम, अब जलन कम हो गई है, अब ठीक हूँ मैं। फिर कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आती है और कहती है, नहीं लड़ूंगी तेरे साथ फिर कभी, कसम खाती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। इस बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गायत्री ने जाकर देखा कि वहां कौन है। मैम, हम जीएस कुरियर सेवा से आए हैं, आपका एक कुरियर देना है। ओह अच्छा। उसने झट से पार्सल को ले लिया और अंदर चली गई। इस बीच लक्ष्मी वहां आकर, ये पार्सल मेरे लिए है, इसे वहीं रखो और जाओ अपने कमरे में। नहीं, मेरे पति ने मेरे लिए पार्सल ऑर्डर किया है, ये मेरा है। मैं कह रही हूँ ना ये मेरा है। नहीं, मैं कह रही हूँ ये मेरा है।
दोनों उस पार्सल को पकड़कर दो तरफ से खींचने लगती हैं। कुछ समय बाद वो पार्सल फट जाता है और एक महंगी सिल्क साड़ी उसमें से निकलकर नीचे गिर जाती है। वे दोनों उस साड़ी को भी फिर से दो तरफ से खींचना शुरू कर देती हैं और साड़ी भी फट जाती है। तभी वो कुरियर बॉय फिर से आता है। मैडम सॉरी, वो पार्सल आपके लिए नहीं था, आप ही की कॉलोनी में किसी और के लिए। मैंने गलती से यहाँ दे दिया था। उसने पार्सल को देखा, वो फटा पड़ा था और साड़ी के भी चिथड़े हुए पड़े थे। मैडम ये क्या है? उस साड़ी की कीमत 10,000 रुपए है, आपको तुरंत ये पैसा देना होगा। जैसे ही कुरियर बॉय कहता है, सास और बहू घबरा कर कमरे के अंदर जाती हैं और दोनों 5-5 हजार रुपए लाकर उस साड़ी का पैसा उस कुरियर बॉय को देती हैं। दोनों को अफसोस होता है कि साड़ी के साथ साथ पैसे भी देने पड़ गए।